Yes, let us proceed further from where we left in last video. Last line पेज नंबर 63 पे देखिए, but he was better than I at reciting poetry any day, for not only did he remember by rote the verses in the textbook, but he could repeat the endless pages of prose in that book so that they seemed like poetry. देखिए अब कहाँ कमजोर बताया है, जोड़ बाकी है आप यहाँ से मैथ्स कि मैथ्स वाली फील्ड में है वो चंदू थोड़ा कमजोर था, परंतु वो रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है? रिसाइटिंग का मतलब होता है याद करके वापस सुनाना। तो मतलब कविताएं उसको बड़ा याद रहती थी, कविताएं सुनाने में माहिर था, कविताएं याद रहती थी उसको। एनी डे कभी भी आप पूछ लीजिए, कविताएं याद रखने में माहिर था, भूलता नहीं था कविताएं। अदरवाइज गणित में थोड़ा सा कमजोर था। फॉर नॉट ओनली डिड ही रिमेंबर बाय रोट द वर्सेज इन टेक्स्ट बुक, और ये देखो साथ कि सिर्फ वर्सेज जो दोहे कविताएं वो ही याद नहीं होती थी उसको, पर एंडलेस पेजेज ऑफ प्रोज के अंदर जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये प्रोज है, प्रोज के भी अनगिनत पेज उसको ऐसे याद थे, उनको एज इट इज बोलकर सुना देता था जैसे कि वो भी पोइट्री जैसा सा ही आभास देते थे, पोइट्री जैसा एक फीलिंग लाते थे, सीम्ड लाइक पोइट्री, क्योंकि वो देखता तो था ही नहीं, उसको तो याद होता तो वो बोलना शुरू कर देता। अब जब आपको याद है नहीं और दूसरे व्यक्ति को याद है और ओरिजिनल टेक्स्ट है वो बोले जा रहा है, देन इट इज नो डाउट ए मिरेकल फॉर दोज हु डोंट रिमेंबर सच थिंग्स। My mother resented the fact that Chandu won a scholarship at school, while I had to pay fee to be taught. देखिए बेटा, ये व्यवस्था कितने पुराने समय से चली आ रही है। अब माँ ने किस बात का पता है उलाना दिया, विरोध किया इस बात का कि चंदू को तो देख स्कूल में स्कॉलरशिप को बेटा उस समय वजीफा बोलते थे, वजीफा। आज जिसको छात्रवृत्ति बोलते हैं उस समय बोलते इसको वजीफा मिलता है। वजीफा मिलता है का मतलब क्या था कि उसके पढ़ने लिखने की कोई फीस नहीं लगती थी, यद्यपि कुछ सामने से मिलता ही था। तो मेरी माँ ने मेरे को बड़ा उलाना दिया कि देख भाई चंदू है, इसकी कोई फीस तो लगती नहीं और वजीफा और मिलता है, और तेरे सामने से देने पड़ते हैं पैसे, पास से देने पड़ते हैं तेरे को पढ़ाने के लिए। आई हैड टू फी टू बी टॉट, आई हैड टू पे फी टू बी टॉट, कि मेरे को दूसरों को पढ़ाने के लिए फीस देनी पड़ती थी। दूसरों को पढ़ाने का मतलब क्या है? चंदू के अलावा जो भी पढ़ता उनकी तो फीस लगती थी, वजीफा मिले उसकी नहीं लगती थी। एंड शी कॉन्स्टेंटली डिसवेडेड मी फ्रॉम प्लेइंग विद हिम, सेइंग दैट चंदू वाज ए लो कास्ट बार्बर सन एंड दैट आई ought to keep up the status of my caste and class. मुख्य बात ये है, ध्यान रखें, महिलाएं आज भी, अभी 70 साल हो गए ना आजाद हुए, तो भी 73 इयर्स, ये बात दिमाग में रखती है, उनको अपने वाला बेटा ही राजकुमार लगता है। और खास तौर से जाति व्यवस्था में तो मां डिसवेडेड का मतलब होता है बेटा निरुत्साहित करना, किसी काम को न करने के लिए प्रेरित करना,
किसी काम को न करने के लिए प्रेरित करना। तो मेरे को क्या न करने के लिए प्रेरित करती थी कि तू इसकी संगत में मत रहा कर। क्यों? कि वो नीची जाति का नाइयों का लड़का है। अरे नाइयों के लड़के का, और ये अपर क्लास, ये ब्राह्मण है राइटर जो, तो बोले ब्राह्मण का और नाई का क्या मेल है? तेरे को तेरी जाति और स्टेटस, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब तेरा उससे कोई मेल है नहीं, इसलिए माँ ऐसा नहीं चाहती थी, या सब सीधा सा समझे, माँ पसंद नहीं करती थी चंदू के साथ दोस्ती। But whatever innate ideas I had inherited from my forefathers, I certainly had not inherited any sense of superiority. ये देखिए, बड़ा ही एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि चाहे मैंने मेरे पूर्वजों से, फोरफादर से कुछ भी सीखा हो, अपने पूर्वजों से हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, पर राइटर क्या कह रहे हैं? राइटर कह रहे हैं मुल्कराज आनंद कि मैंने कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उच्चता की भावना जैसा रोग नहीं सीखा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्वजों से ही मेरे दिमाग में ऐसी बात कोई आ जाती या भर दी जाती कि नहीं तू तो कोई बड़ा हाई फाई है और बाकी के जैसे कीड़े मकोड़े हैं, ऐसा नहीं था। मेरे में ऐसा भाव था ही नहीं। Indeed, I was always rather ashamed of the red caste mark which my mother put on my forehead every morning, and of the formalized pattern of the achkan, the tight cotton trousers, the gold work shoes, and the silk turban in which I dressed. क्या होता है? होता ये था कि वास्तव में ये करे, मेरे को शर्म आती थी। अब अपना अपना बेटा देखो नजरिया है, सोच है। किस बात की शर्म आती थी? कि माँ मेरे सुबह सुबह तिलक लगाती थी, टिक्का लगा देती थी। अब इस तिलक को भी ये इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? रेड कास्ट मार्क, although it is not supposed to be a caste mark nowadays, but at that time that type of thinking was there in the mind of people कि माँ मेरे सुबह नहला धुला के तिलक लगाती और मेरे को एक फॉर्मलाइज औपचारिक रूप से जो अचकन होती है, बड़े लोग ही पहनते थे, वो अचकन पहनाती थी। और कॉटन ट्राउजर्स, सूती कपड़ा प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था, उसके पायजामे पहनता था। गोल्ड वर्क शूज, बोलो जूते भी कैसे? गोल्डन जूते, जिन पे गोल्ड वर्क सा किया हुआ है, ऐसे चमकीले। सिल्क टर्बन, और सिर पर साफा, सिर पर साफा सिल्क का। इन विच आई ड्रेस्ड, जिसमें माँ ऐसा, बोलो बच्चे को ऐसा तैयार करती थी माँ तो। इस सिर पे साफा, अचकन, जूतियाँ और सूती पायजामा, एकदम राजकुमार बनाकर भेजती थी माँ। पर इनको बेटा बच्चों में हमेशा ये होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी है कि जो आपको मिलता है उसकी बजाय जो आपको नहीं मिलता है उसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित होते हैं। खास तौर से मित्रों को, दोस्तों को जो मिल गया और हमें मिला नहीं। अब चंदू के बारे में सुनिए, देखिए। एंड आई लॉन्ग फॉर द राइट टू वियर ऑल द स्पेक्टेकुलर कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ क्लोथ्स विद चंदू वॉर। लॉन्ग्ड फॉर का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा होना। बहुत मेरे मन में इच्छा होती थी कि जैसे चंदू रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, कॉन्ग्लोमरेशन होता है बहुत सारी चीजों का संगम, वैसे मैं भी पहनूं।
ए पेयर ऑफ खाकी शॉर्ट्स विच द रिटायर्ड सूबेदार हैड गिवन हिम। क्या पहनता था? खाकी निक्कर, जो कोई रिटायर हुए सूबेदार ने उसको दी थी। फ्रेड ब्लैक वेलवेट वेस्ट कोट, और एक कमर के ऊपर वेलवेट का बना हुआ, मखमल का बना हुआ कोट पहनता था, डेकोरेटेड ऑल ओवर विथ शेयर बटन्स, जिसपे जो कोड़ी बोलते हैं उसके जैसे बटन लगे हुए थे, सफेद सफेद डेकोरेट किया हुआ था। एंड ए राउंड फेल्ट कैप, और एक गोलाकार टोपी पहनता था, विच हैड वंस बिलोंग टू लाला हुकमचंद, जो टोपी कभी लाला हुकमचंद की हुआ करती थी। वो कौन था? द लॉयर ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के वकील साहब, उनकी टोपी होती थी। तो बेटा आप यहाँ ये समझने का प्रयास करें, कॉन्ग्लोमरेशन विभिन्न तरीके की क्यों हो जाती? क्योंकि चंदू खुद खरीद कर पहनना तो अफोर्ड करता ही नहीं था। कोई सूबेदार ने दे दी, कोई लाला जी ने दे दी, किसी बनिए ने दे दी, कोई लॉयर ने दे दी। तो बेटा अब अलग अलग लोगों से ये समझे कि एक दान में मिली हुई चीज़ है वो पहनता था, तो वो ऑटोमेटिक उनमें कोई कॉम्बिनेशन, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं था, रंग बिरंगे उटपटांग जो भी, वो उसकी मजबूरी थी। इनको सब सुविधा के बारे में मिलता, उनकी मजबूरी थी, पर वो मजबूरी में भी पहनता तो वो उनकी तरफ राइटर का मन चलता था कि ये देखो ये कैसे कैप लगाता है, कभी कोट पहनता है। क्यों? कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। आप ये समझें कि घर में रहने वाला कोई व्यक्ति जिसको दोनों टाइम घर पे बना हुआ बढ़िया भोजन मिल रहा है, वो एक भिखारी से ईर्ष्या रखे। किस कारण? यार इसको तो देखो इतनी 6 तरीके की सब्जी मिल रही है, 8 तरीके की रोटियां मिल रही। अरे भाई वो घर घर मांग के लाया तो उसको 1 तरीके की मिलेगी कहाँ? और जो बचा खुचा है वही तो देगा आदमी भिखारी को। अब उससे भी कोई अगर ईर्ष्या रखे तो उसका नादान होना ही माना जाएगा। ये उसमें समझ, और बच्चे नादान होते हैं अक्सर, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बच्चों में इतनी समझ विकसित नहीं होती है कि उसकी परिस्थितियां क्या है, उसका जो इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड है वो कैसा है, और इनका खुद का कैसे। खुद का बड़ा अच्छा था और चंदू का ज़्यादा अच्छा था नहीं, पर फिर भी चंदू से थोड़ा सा एक ईर्ष्या के जैसा भाव भी था, और वो टैलेंटेड भी था, मेहनती था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जल्दी पड़ गया। आप ये समझे कि काम करना उसको जल्दी पड़ गया कि भाई घर की आजीविका के लिए चलना पड़ेगा। तो चंदू बेचारा काम भी करता था, जो कुछ मिल जाता वो पहन लेता, वो खा लेता। पर राइटर को इस बात से उनसे एक समझे ईर्ष्या का सा भाव होता था। I hope you are getting the point. We would continue in next video. Thank you very much.